वेलकम टू यूपीएससी एग्जाम प्रेप। आज है 31 अक्टूबर 2023 और स्वागत है आपका करंट अफेयर्स न्यूज डिस्कशन में। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला आर्टिकल है होस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नल प्रणाली के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। अभी हाल ही में कर्नाटक वन विभाग ने भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट के साथ मिलकर एक होस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नल प्रणाली लॉन्च की है, तभी ये चर्चा में है। तो अब देख लेते हैं ये होस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नल प्रणाली क्या है। तो यह क्लाउड आधारित सूचना प्रबंधन प्रणाली है जिसे वन्यजीव अपराध, वन्यजीव अपराधियों और वन्यजीव मृत्यु दर के परस्पर जुड़े डेटाबेस को प्रबंधित करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये अधिकारियों को सूचना और विश्लेषण करने और वन्यजीव अपराधों को रोकने और अवैध वन्यजीव व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए कार्रवाई योग्य खुफिया जानकारी विकसित करने में मदद करेगा। इसकी विशेषताएं क्या हैं? तो ये प्रणाली संपूर्ण राज्य के वन विभाग को वास्तविक समय में गतिविधियों से जोड़ती है और पहुंच स्तरों के माध्यम से उसको पहुंच को प्रतिबंधित करती है। यह एक बड़ा ERP मॉडल क्लाउड आधारित प्रणाली है जो डेटा प्रबंधित करने के लिए मोबाइल और कंप्यूटर इंटरफेस का उपयोग करता है। ये संपूर्ण HAW के प्रणाली को विभिन्न मॉड्यूलों में विभाजित किया गया है जो व्यक्तिगत स्टैंड अलोन कार्यों से जुड़े हुए हैं। ये प्रणाली को राज्य वन विभाग की आवश्यकताओं के अनुसार ऊपर या नीचे स्केल करने में सक्षम बनाता है और प्रक्रियाओं में बदलाव को समायोजित करने और क्षेत्रीय भाषाओं में इंटरफेस को समायोजित करने के लिए प्रत्येक राज्य के लिए अनुकूलन अवसर सुनिश्चित करता है। HAW के प्रणाली द्वारा प्रतिबंधित सभी डेटा सरकार के पास सुरक्षित है और डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उद्योग मानक सुरक्षा उपाय लागू किए गए हैं। HAW का विकास 2017 में केरल के वन विभाग और भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट की संयुक्त टीम द्वारा शुरू किया गया था। ये प्रणाली आधिकारिक तौर पर 2019 में केरल में लॉन्च की गई थी और तभी से ये राज्य वन विभाग की आधिकारिक प्रणाली रही है। कर्नाटक वन विभाग के ICT सेल के साथ साझेदारी में कर्नाटक में 2022 में HAW के एक अनुकूलित संस्करण का कार्यान्वयन शुरू किया गया था। यह प्रणाली संपूर्ण राज्य में लागू की जा रही है। हमारा अगला आर्टिकल है फोटोकॉपी के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। फोटोकॉपी तकनीकी ने पाठ्यक्रम सामग्री के प्रतिलिपि बनाने, प्रिंट करने और उसको वितरित करने के तरीके में क्रांति ला दी है। उसको बहुत आसानी से लोगों के बीच पहुंच आसान हुई है, तो इसीलिए इस चर्चा में आया है। तो इसको देख लेते हैं। तो ये तकनीकों का एक समुच्चय है जिसके साथ अन्य सभी चीज़ों के अतिरिक्त प्रकाश का उपयोग करके कुछ सामग्री की नकल की जाती है। हालांकि फोटोकॉपी शब्द का समकालीन बोलचाल के उपयोग लगभग विशेष रूप से जीरोग्राफी को संदर्भित करता है। इस शब्द जेरोग्राफी और जेरोक्स नाम दोनों ग्रीक मूल शब्द जेरो से आए हैं जिसका अर्थ है सूखा। ऐसा इसलिए है क्योंकि जेरोग्राफी एक प्रकार की फोटोकॉपी विधि है जिसकी प्रक्रिया में गंदे तरल रसायन शामिल नहीं होते हैं। वर्तमान में संपूर्ण दुनिया में मुद्रित सामग्री को जल्दी और सस्ते में पुनः प्रस्तुत करने के लिए जेरोग्राफिक मशीनें सर्वाधिक उपयोग में हैं। जेरोग्राफी मशीन कैसे काम करती है? तो जेरोग्राफी में कुछ बुनियादी तत्व होते हैं। फोटो कंडक्टिव सतह, फोटो कंडक्टिव सामग्री से लेपित सतह। ऐसी सामग्री जब प्रकाश के संपर्क में आती है तो इलेक्ट्रॉनों को इसके माध्यम से प्रवाहित होने देती है, अर्थात बिजली का संचालन करती है, लेकिन अंधेरा होने पर उन्हें अवरुद्ध कर देती है। इस तरह से निकट के उच्च वोल्टेज वाला एक पतला और नकारात्मक चार्ज वाला तार रखकर इसे नकारात्मक रूप से चार्ज किया जाता है। फिर कॉपी की जाने वाली कागज़ की शीट को तेज रोशनी से रोशन किया जाता है और कागज़ के गहरे हिस्से जहां कुछ मुद्रित होता है उसको प्रकाश को प्रतिबंधित
नहीं करते हैं, जबकि अचिह्नित हिस्से प्रकाश को प्रतिबंधित करते हैं। ये परावर्तित प्रकाश लेंस और दर्पणों द्वारा फोटो कंडक्टिव सतह पर गिरने के लिए ले जाया जाता है। सतह के उन हिस्सों में जहां प्रकाश गिरता है, यहाँ फोटो कंडक्टिव सामग्री प्रवाहकीय हो जाती है और इसकी सतह के पास इलेक्ट्रॉनों को नीचे की ओर यानी ग्राउंडिंग में फैलने की अनुमति ये दे देता है। इसलिए इस चरण के अंत में जो हिस्से नकारात्मक रूप से चार्ज होते हैं वे कॉपी किए जाने वाले कागज के उन हिस्सों के अनुरूप होंगे जहां कुछ मुद्रित किया गया था। इसके बाद टोनर नामक पाउडर जैसा कुछ पदार्थ होता है, इसकी सतह पर लगाया जाता है। टोनर धनात्मक रूप से चार्ज होता है, इसलिए इस सतह पर वहीं जम जाता है जहां नकारात्मक चार्ज होता है। फिर सतह ऊपर टोनर के पैटर्न में कागज की शीट पर स्थानांतरित कर देती है। कागज में एक मजबूत नकारात्मक चार्ज होती है जिसके कारण टोनर उछल जाता है। अंत में टोनर को गर्म किया जाता है और वह पिघल जाता है और कागज के साथ मिल जाता है। यह वही कागज होता है जो फोटोकॉपी मशीन से निकलता है। यह पूरी प्रक्रिया कुछ ही सेकंड में पूरी होती है। व्यवहार में एक सपाट सतह के बजाय एक घूमने वाला ड्रम का उपयोग किया जाता है और कागज टीबीसी को चमकती या स्ट्रोबोस्कोपिक रोशनी या एक चलती स्कैनर द्वारा प्रकाशित किया जाता है। हमारा अगला आर्टिकल है पॉइंट कैलमिरे वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। तमिलनाडु का वन विभाग ने अभी अधिक पक्षियों को आकर्षित करने के लिए जलाशयों को विस्तार देने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि पॉइंट कैलीमेरे वन्यजीव अभ्यारण्य और पक्षी अभ्यारण्य में प्रवासियों का मौसम शिखर पर है। पॉइंट कैलीमेरे वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना 1967 में की गई थी और ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसमें वेदारण्यम का प्रसिद्ध पक्षी अभ्यारण्य और तलैगनार वन है। ये पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में पाक जलडमरू मध्य से घिरा हुआ है। ये मुख्य रूप से काले मृगों की सुरक्षा और संरक्षण पर केंद्रित है, जो इस क्षेत्र में पाई जाने वाली एक संकटग्रस्त और स्थानिक प्रजाति है। इसे रामसर स्थल के रूप में भी नामित किया गया है। वन यहाँ पर मैंग्रोव, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और घास के मैदान के पारिस्थितिकी तंत्र आदि यहाँ पर वन पाए जाते हैं। जीव जंतुओं में यहाँ पर आमतौर पर अभ्यारण्य में जंगली सुअर, मकाक, काला हिरण, चीतल, ग्रे फ्लेमिंगो, पेटेंट स्टार्क, लिटिल स्टिंट सीगल, एल और ब्राउन हेडेड गूल पाए जाते हैं। हमारा अगला आर्टिकल है ब्रू शरणार्थी के बारे में। तो आइए इसके बारे में देख लेते हैं। तो अभी पहली बार ब्रू शरणार्थी को मिजोरम में चुनाव में भाग नहीं लेंगे, क्योंकि इन्हें केंद्र प्रायोजित पुनर्वास व्यवस्था के तहत त्रिपुरा में स्थायी आवास दिया गया है। तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये ब्रू रिफ्यूजी, जिन्हें रियांग के नाम से भी जाना जाता है, ये पूर्वोत्तर का मूल निवासी समुदाय है। ये ज़्यादातर त्रिपुरा, मिजोरम और असम में निवास करते हैं। इन्हें त्रिपुरा के विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह यानी पीबीटीजी के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह इंडो मंगोलाइड नस्ल से संबंधित हैं। इनकी भाषाएं तिब्बती बर्मन परिवार के अंतर्गत ऑस्ट्रो एशियाई समूह के साथ समानता रखती हैं। ये जातीय रूप से दो प्रमुख कुलों मेस्का और मोलसोई में विभाजित हैं। ये कौब्रू नामक भाषा बोलते हैं, ध्यान रखना, कौब्रू नामक भाषा बोलते हैं, जिसका कुकी भाषा पर ध्वनिक प्रभाव है। यानी जैसे ये कौब्रू नामक भाषा बोलते हैं, ये कुकी भाषा जैसी लगती है बोलने में। हालांकि मोटे तौर पर ये कोक बोरोक बोली है। व्यवसाय में ये सभी एक खानाबदोश जनजाति हैं और एक बड़ी संख्या में लोग पर्वतीय झूम खेती यानी कल्टीवेशन एग्रीकल्चर या अन्य खाद्य संग्रहण खाद्य गतिविधियों से अपनी आजीविका चलाते हैं। ये आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करते हैं। ये धार्मिक आधार पर हिंदू होते हैं और इनके अधिकांश देवी देवता हिंदू आस्था के देवी देवताओं के समान हैं। ये परंपरागत रूप से अंतर विवाही हैं
और अपने समुदाय के बाहर शादी नहीं करते हैं। इनकी परंपरा में ग्राम परिषद प्रमुख है, जिसे RAI के नाम से जाना जाता है। तलाक और विधवा विवाह की अनुमति ये देता है, जो RAI होता है, ये ग्राम परिषद का प्रमुख। हमारा अगला आर्टिकल है अभ्यास काजिंद के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। अभी हाल ही में भारतीय थल सेना और वायुसेना की एक टुकड़ी ने संयुक्त अभ्यास काजिंद 2023 में भाग लेने के लिए रवाना हुई, जिसमें 120 कर्मी शामिल हैं। ये 30 अक्टूबर से 11 नवंबर 2023 तक ओटार कजाकिस्तान में आयोजित किया जाएगा। तो देख लेते हैं अभ्यास काजिंद के बारे में। तो ये अभ्यास काजिंद का 7वां संस्करण है और भारत और कजाकिस्तान के बीच ये संयुक्त अभ्यास वर्ष 2016 में अभ्यास प्रबल दोस्ती के रूप में शुरू किया गया था। दूसरे संस्करण के बाद अभ्यास को कंपनी स्तरीय अभ्यास के अपग्रेडेड किया गया और इसका नाम बदलकर अभ्यास काजिंद कर दिया गया। इस वर्ष वायुसेना घटक को शामिल करके अभ्यास को द्विसेवा अभ्यास के रूप में भी उन्नत किया गया है। इस अभ्यास के इस संस्करण में दोनों पक्षों में संयुक्त राष्ट्र के आदेश के तहत एक उप पारंपरिक वातावरण में आतंकवाद विरोधी अभियानों के संचालन का अभ्यास करेंगे। सैन्य टुकड़ियां संयुक्त रूप से विभिन्न सामरिक अभ्यासों का अभ्यास करेंगी, जिसमें छापेमारी, खोज और नष्ट संचालन, छोटी टीमें, प्रविष्टि और निष्कर्षण संचालन आदि शामिल होंगे। इस अभ्यास के दायरे में काउंटर मानव रहित हवाई प्रणाली संचालन का भी संचालन किया जाएगा। इसका महत्व क्या है? तो ये दोनों पक्षों को एक दूसरे की रणनीति, युद्ध अभ्यास और प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी इससे हासिल होती है और जो संयुक्त राष्ट्र के दायरे में काम करते समय एक शर्त है, संयुक्त राष्ट्र की एक शर्त है कि जब ये अभ्यास करेंगे तो एक दूसरे की जो भी जानकारी हैं वो दोनों एक दूसरे से साझा करेंगे। संयुक्त प्रशिक्षण में अर्ध शहरी और शहरी वातावरण में संयुक्त सैन्य अभियान संचालन के लिए आवश्यक कौशल, लचीलापन और समन्वय विकसित होगा। दोनों पक्षों को युद्ध कौशल में व्यापक स्पेक्ट्रम पर अभ्यास करने और एक दूसरे से पारस्परिक रूप से सीखने का मौका मिलेगा। यह अभ्यास प्रतिभागियों के विचारों को भी आदान प्रदान करने में, सर्वोत्तम प्रथाओं को भी साझा जो सर्वोत्तम इनकी तकनीकें हैं उनको भी साझा करने का अवसर प्रदान करेगा। हमारा अगला आर्टिकल है इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। अभी केरल पुलिस प्रमुख ने इसकी पुष्टि अभी हाल ही में की है कि जो कोच्चि में एक ईसाई धार्मिक समूह के सम्मेलन में जो वहाँ हो रहा था एक आयोजन, उसमें हुई जो विस्फोटों में एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस का इस्तेमाल किया गया था। तो अब देख लेते हैं IED के बारे में। तो IED एक प्रकार का अपरंपरागत विस्फोटक हथियार है जो कोई भी रूप ले सकता है और विभिन्न तरीकों से ये सक्रिय किया जा सकता है। IED का उपयोग अपराधियों, उपद्रवियों, आतंकवादियों और आत्मघाती हमलावरों और विद्रोहियों द्वारा किया जाता है। क्योंकि वे तात्कालिक हैं, क्योंकि IED कई रूपों में आ सकते हैं। ये छोटे पाइप बम से लेकर एक परिष्कृत उपकरण तक जो बड़े पैमाने पर क्षति और जीवन की हानि करने में सक्षम है। IED से होने वाली क्षति की सीमा का उसके आकार का निर्माण और स्थान पर निर्भर करता है और इस बात पर भी निर्भर करती है कि उसमें उच्च विस्फोटक या प्रणोदक यानी फ्यूल जो उनकी सामग्री होती है, बारूद, वो शामिल है या नहीं है और कितनी मात्रा में है, वो सारी चीज़ें शामिल होती हैं, उसके हिसाब से इसका विस्फोट होता है। IED शब्द 2003 में शुरू हुआ। इसका ईरान के युद्ध में आमतौर पर उपयोग किया गया। IED का ये तत्व क्या है? तो इसमें विभिन्न प्रकार के घटक शामिल हैं, जिसमें एक आरंभकर्ता स्विच और मुख्य चार्ज, पावर स्रोत और कंटेनर शामिल होते हैं। IED को अतिरिक्त सामग्रियां या इन्हेंसमेंट जैसे कि कील, कांच, धातु के टुकड़े से घिरा या एक पैक किया जा सकता है, जिसे विस्फोटक से निकलने वाले छर्रों की मात्रा को बढ़ाने में इसके लिए ये मदद करता है, इसीलिए ऐसा डिजाइन किया जाता है।
एक आईईडी को इच्छित लक्ष्य के आधार पर विभिन्न तरीकों से शुरू किया जा सकता है। आईईडी में विस्फोटक के रूप में प्रयुक्त सामग्री क्या होती है? तो इसमें जो फास्फोरस होती है और बारूद और हाइड्रोजन पेरोक्साइड जैसी कई सामान्य रूप से उपलब्ध सामग्रियों का उपयोग आईईडी के विस्फोटक सामग्री के रूप में किया जाता है और ये मार्केट में आसानी से उपलब्ध भी हो जाते हैं। विस्फोटकों में ईंधन और एक ऑक्सीडाइजर होता है जो प्रतिक्रिया को बनाए रखने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन प्रदान करता है। हमारा अगला आर्टिकल टोल ऑपरेटर ट्रांसफर मॉडल के बारे में है। आइए देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग ने अभी हाल ही में टोल ऑपरेटर और ट्रांसफर मोड में 6,584 रुपये की 2 राजमार्ग मुद्रीकरण परियोजना प्रदान करी हैं। तभी ये चर्चा में है, अब इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये 2016 में आर्थिक मामलों की कैबिनेट कैबिनेट में समिति के सार्वजनिक वित्त पोषित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का मुद्रीकरण करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को अधिकृत किया और टीओटी मॉडल को मंजूरी दी है। टीओटी मॉडल में सार्वजनिक वित्त पोषित परियोजनाएं जो 2 साल के लिए चालू बोली के लिए रखी जाती हैं, जिसमें शुल्क के संग्रह और नियोजन का अधिकार एक पूर्व निर्धारित रियायत अवधि और उसके यानी 30 वर्ष के लिए रियायत ग्राहियों यानी डेवलपर्स और निवेशकों को NHAI को एक मुश्त राशि का अग्रिम भुगतान करके सौंपा दिया गया है। अधिकारों का ऐसा आवंटन चिन्हित NH परियोजनाओं की टोल राजस्व क्षमता पर आधारित होता है। ऐसी परियोजनाओं का संचालन और रखरखाव दायित्व रियायत अवधि को पूरा करने तक रियायत ग्राही के पास रहेगा। ऐसी परियोजनाओं के लिए रियायत ग्राहियों को पूर्व परिभाषित और अनुमोदित कार्यान्वयन ढांचे के दायरे में एक पारदर्शी और समान खरीद प्रक्रियाओं के माध्यम से संयुक्त रूप से किया जाएगा। ये सरकार द्वारा व्यवहार और भौगोलिक क्षेत्रों सहित देश के राजमार्ग के भविष्य के विकास और O&M के लिए धन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोष यानी ऐसी परियोजना मुद्रीकरण आय से उत्पन्न के उपयोग में मदद करेगा। राजमार्ग क्षेत्रों में निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए टीओटी मॉडल विकसित किया गया है। हमारा अगला आर्टिकल है महाबली टग के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। भारतीय नौसेना ने अभी हाल ही में महाबली टग सॉफ्ट शिपयार्ड प्राइवेट लिमिटेड गुजरात को चालू किया है। तो आइए इसके बारे में देख लेते हैं। ये 25 टन का बोलार्ड पुल टग है। ये जहाज गुजरात के भरूच में स्थित सॉफ्ट शिपयार्ड का निर्माण है, जो रक्षा मंत्रालय और शिपयार्ड के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास के हिस्से के रूप में कमीशन किए गए 3 ऐसे टगों में से एक है। इसका निर्माण भारतीय शिपिंग रजिस्टर द्वारा निर्धारित वर्गीकरण नियमों के अनुसार किया गया है। ये बर्थिंग और अनबर्थिंग संचालन के दौरान नौसेना के जहाज़ों और पनडुब्बियों की सहायता करने के साथ साथ सीमित पानी के माध्यम से नेविगेट करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ये जहाज़ों के किनारे और लंगरगाह दोनों जगह अग्निशमन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए सुसज्जित है। इसे सीमित खोज और बचाव कार्यों के लिए तैयार किया गया है। ये लंगरगाह मिसटाइपिंग हो गया है, ये बंदरगाह होगा यहाँ पे। भारतीय शिपिंग रजिस्टर के बारे में मुख्य तथ्य देख लेते हैं। भारतीय शिपिंग रजिस्टर एक अंतर्राष्ट्रीय जहाज वर्गीकरण सोसाइटी है जो जहाज वर्गीकरण और प्रमाणन के साथ साथ तकनीकी निरीक्षण सेवाएं भी प्रदान करती है। गैर लाभकारी संस्था की एक गैर लाभकारी संस्था है और इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। यह इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ क्लासिफिकेशन सोसाइटीज़ यानी IACS का सदस्य है, जो दुनिया भर में वर्गीकरण समितियों का प्रतिनिधित्व करता है। IR क्लॉक सिस्टम एक सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड IRS द्वारा प्रवर्तित एक संगठन है और इसे 2014 में स्थापित किया गया था। 2 कंपनियां IRS और ISSPL
बॉन्ड IRCLASS बनाती हैं, जो समुद्र और औद्योगिक क्षेत्रों को सर्वेक्षण, निरीक्षण और प्रमाणन सेवाएं प्रदान करती हैं। IRCLASS व्यावसायिक समुदाय के लिए अपनी सेवाओं के माध्यम से सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल इंजीनियरिंग प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध है। हमारा अगला आर्टिकल अमानगढ़ टाइगर रिजर्व के बारे में है। तो आइए देख लेते हैं। अमानगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघों की आबादी 2021 में 21 परिपक्व बाघों और 6 शावकों से बढ़कर अब 28 परिपक्व जो वयस्क बाघ और उनके 4 शावक यानी बच्चे तक पहुंच गई है। अब तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में बिजनौर जिले के अमानगढ़ में स्थित है। ये तराई क्षेत्र में स्थित है और लगभग 578 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को ये कवर करता है। इसकी सीमाओं में उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से इसकी सीमा लगती है। यह मूल रूप से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का हिस्सा था और उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड राज्य बनने के बाद जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में चला गया और अमानगढ़ उत्तर प्रदेश में ही रह गया। इसे 2012 में बाघ अभयारण्य घोषित किया गया था। इस टाइगर रिजर्व की वनस्पतियों में घास के मैदान, आर्द्रभूमि और घने जंगल का एक संयोजन है। जीव जंतुओं में यहाँ पर स्तनधारी बाघ, हाथी, दलदली हिरण, सांभर, चीतल, हॉग हिरण, काकर, लंगूर, स्लॉथ भालू, शाही, ऊदबिलाव आदि पाए जाते हैं। पक्षियों में यहाँ पर हॉर्नबिल, रेड जंगल पाउल, पी पाउल, बंगाल फ्लोरिकन, फिशिंग ईगल, सरपेट ईगल और ऑस्प्रे, कटफोड़वा, समा, इंडियन पिट्टा, पैराडाइज, फ्लाई कैप्चर, ओरियोल्स, एमराल्ड डव आदि पाए जाते हैं। सरीसृपों में मॉनिटर छिपकली, कछुआ, अजगर, गंगा डॉल्फिन, मगर, घड़ियाल आदि यहाँ पर पाए जाते हैं। हमारा अगला आर्टिकल है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्लस्टर्स के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार ने STC की पहली संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की है। तो तभी ये चर्चा हमें इसके बारे में देख लेते हैं। तो इन्हें 2020 में लॉन्च किया गया था। PSA कार्यालय की एक प्रमुख पहल है। इन्हें अलग अलग शहरों के में कार्यशील विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की आधारित संगठनों के लिए औपचारिक अम्ब्रेला निकायों के रूप में स्थापित किया गया है। ये क्लस्टर इन संगठनों की स्वायत्तता बनाए रखते हुए इनके साथ बेहतर समन्वय सुनिश्चित करेंगे। ये शैक्षिक संस्थानों, अनुसंधान प्रयोगशालाओं और अन्य हितधारकों के बीच मजबूत संबंध स्थापित करेंगे। अगस्त 2018 में PSA कार्यालय को कैबिनेट सचिव के अधीन कर दिया गया था। हमारा अगला आर्टिकल है नॉर्मन प्रिचर्ड, जो भारत के लिए इन्होंने पहले ओलंपिक पदक जीता था, उनके बारे में। तो ये भारत ने सन 1900 में पेरिस में आयोजित ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में दूसरे संस्करण में भाग लिया था और ये पहला अवसर था जब भारत ने आधुनिक ओलंपिक खेलों में हिस्सा लिया था। नॉर्मन प्रिचर्ड 1900 के ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले एकमात्र एथलीट थे। उन्होंने पुरुषों की 200 मीटर की दौड़ में 200 मीटर में बाधा दौड़ में हिस्सा लिया था। नॉर्मन इन दोनों स्पर्धाओं में दूसरे स्थान पर रहे थे और इन्होंने भारत को ओलंपिक खेलों के इतिहास में पहला पदक प्राप्त करवाया था। हालांकि उन्हें एक विवादास्पद ओलंपिक माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रिटेन और भारत दोनों नॉर्मन प्रिचर्ड को अपना अपना नागरिक बताते हैं। हमारा अगला आर्टिकल है इजराइल गाजा जो संकट है, जहां वो युद्ध वहां चल रहा है और वहां ह्यूमनिटी के लिए संकट है। यहाँ इस पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक संकल्प लाया गया। तो तभी ये इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा। तो UNGA में गाजा में युद्ध विराम के लिए एक संकल्प को अपनाया गया था। ये एक बाध्यकारी संकल्प नहीं है, इसमें कोई मतलब बाध्यता नहीं है कि इसमें सारे लोग पार्टिसिपेट करें। इजराइल फिलिस्तीन संकट पर पेश इस संकल्प का शीर्षक नागरिकों की सुरक्षा तथा कानूनी और मानवीय दायित्वों को कायम रखना था। भारत सहित 45 देशों ने UNGA के इस संकल्प पर मतदान में भाग नहीं लिया। इस संकल्प में मानवीय आधार पर तत्काल, स्थायी और निरंतर संघर्ष विराम के लिए आह्वान किया गया। इससे शत्रुता समाप्त हो सकेगी और गाजा पट्टी पर निर्बाध मानवीय सहायता भी पहुंच सकेगी। इस संकल्प का मसौदा 22 देशों के एक समूह ने तैयार किया था। इसे जॉर्डन ने प्रस्तावित किया था।
भारत का रुख भारत के प्रतिनिधि ने कहा था कि उक्त संकल्प में इजराइल में 7 अक्टूबर को हुए आतंकवादी हमलों की स्पष्ट कोई निंदा नहीं करी गई है, तभी भारत ने अब्सटेन किया है। हमारा अगला आर्टिकल है वेनेजुएला के बारे में। तो इसकी राजधानी है कराकस। तो वेनेजुएला अभी संयुक्त राज्य अमेरिका ने वेनेजुएला के जो गैस में इस पर प्रतिबंध लगा रखा था, तेल गैस और खनन के उद्योगों पर, इसको हटा लिया है और थोड़ी ढील दी है, तो इसीलिए चर्चा में आया है। तो ये उत्तर में कैरिबियन सागर और अटलांटिक महासागर, पूर्व में गुयाना, दक्षिण में ब्राज़ील तथा दक्षिण पश्चिम में कोलंबिया से घिरा हुआ है। ये देखो वेनेजुएला है, ये कोलंबिया है, इसकी राजधानी कराकस है। ये कई कैरेबियाई द्वीपों के समूह जैसे कि मार्गारीटा द्वीप या ला ब्लैंकिला और ला टोर्टुगा, लॉस सोक्स और लॉस मोनजेस आदि का एक प्रशासन करता है यहाँ पर। इसकी भौगोलिक विशेषताएं क्या हैं? तो इससे उत्तर पश्चिम में एंडीज पर्वत और माराकाइबो तराई क्षेत्र है। इसके केंद्रीय भाग में लानोस नामक मैदान है। इसके दक्षिण पूर्व में गुयाना उच्चभूमि स्थित है। ये दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडारों में से यहाँ पर एक मौजूद हैं। इसके उच्चतम बिंदु पिको बोलीवर ये 4978 मीटर है। प्रमुख नदियाँ यहाँ पर रियो नेग्रो, ओरिनोको नदी आदि पाई जाती हैं। प्रमुख झील में यहाँ पर माराकाइबो झील है। तो आज के हमारे सारे आर्टिकल समाप्त हुए। तो अब आज का आर्टिकल समाप्त करते हैं, वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।